अरे सुहानी, तुम्हें पता है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यह क्या बूंदी का रायता बना दिया। कम से कम वेजिटेबल रायता ही बनवा देती। क्या तुम्हें मेरी पसंद पता नहीं है? अब जो भी है बन चुका है, अभी खा लो। माँ ने कितने प्यार से बनाया है। शाम का खाना मैं देख लूँगी। शाम का क्या देख लोगी? हो गई। आओ भगत, थोड़ी देर में ही निकलेंगे यहाँ से, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आना पसंद नहीं करता। पर नहीं, तुम्हें तो मायके आने की लगी रहती है। पता नहीं, तुम औरतें मायके के नाम पर पागल हो जाती हो क्या? मायके के नाम पर तो पति भी नहीं दिखता तुम्हें। पर हम तो रात को जाने वाले थे ना। कह दिया ना, बस कह दिया। नीरज बड़बड़ाते हुए खाना खाने लगा, पर उसने बूंदी का रायता थाली में से निकाल कर अलग कर दिया। देखकर सुहानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कितने प्यार से माँ ने बीमार होने के बावजूद भी नीरज और उसके लिए खाना बनाया, पर उसे तो बिल्कुल कद्र ही नहीं। मन ही मन के सोचने लगी कि पता नहीं माँ को भी क्या है। कम से कम मेरे आने का इंतज़ार ही कर लेती तो मैं ही आकर खाना बना देती। पर उनकी भी क्या गलती। घर में निकलते समय फ़ोन किया था कि मम्मी, हम बस आ रहे हैं, जैसे यहाँ सब कुछ तैयार ही मिलेगा। मम्मी भी यह सोचकर तैयारी कर देती है कि कम से कम कुछ देर बैठकर बेटी से बात कर लेगी, इसलिए पहले ही काम कर देती है। और पापा इतनी दूर मिठाइयाँ लेने गए हैं, पर ये इंसान तो कुछ समझता ही नहीं। इतने में माँ गर्मा गर्म कचौड़ी लेकर बाहर आई और मुनहार करते हुए नीरज के थाली में परोसने लगी। जितनी देर भी माँ नीरज के पास खड़ी होती, उतने देर सुहानी की सांसें ऊपर नीचे होती रहती कि कहीं यह शख्स उसकी माँ को कुछ कह ना दे। जब दोबारा माँ कचौड़ी लेकर आई तो माँ ने पूछा, बेटा खाना अच्छा तो लगा ना? हाँ मम्मी जी, खाना तो ठीक है, पर सब्जी में थोड़ा मसाला कम है और साथ में कुछ मीठा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। पता है, जब मेरे जीजा जी अपने ससुराल आते हैं तो आगे से सारी मिठाइयाँ तैयार रखते हैं। नीरज ने बड़ी बेशर्मी से कहा। सुनकर माँ के चेहरे की मुस्कुराहट ही गायब हो गई, पर उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, हाँ सुहानी के पापा गए तो हैं मिठाई लेने, पर पता नहीं क्यों इतनी देर लग रही है। तभी बाहर स्कूटर रुकने की आवाज़ आई तो माँ फटाफट दरवाजे के पास गई। देखा तो सुहानी के पापा मिठाई लेकर आ गए थे। आते ही बोले, आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कहीं तुमने खाना तो नहीं खिला दिया? नहीं नहीं, अभी बस खाना खाने बैठे ही हैं, तो जल्दी से मिठाई भी परोस दो। बस पापा का कहना था कि माँ फटाफट रसोई में दौड़ी और एक प्लेट में मिठाई सजा कर ले आई। माँ को इस तरह भाग भाग कर काम करते देखकर सुहानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर करती भी क्या। नीरज ने ज़बरदस्ती अपने साथ ही बिठा लिया। अभी शादी 3 महीने पहले ही हुई है, इसलिए नए दामाद नाराज ना हो जाए सोचकर माँ ने भी उसे नीरज के साथ ही बैठकर खाना खाने को कह दिया। इस 3 महीने की शादी में नीरज जब भी ससुराल आता तो माँ पापा उसकी सेवा में हाजिर ही रहते। भैया भाभी तो अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर रहते थे।
मम्मी पापा का वहाँ मन नहीं लगता तो वो यहाँ ही रहते, पर नीरज में इतनी अकल नहीं कि क्यों बुजुर्गों को परेशान करना। अरे उनके घर में सब कुछ आगे से आगे तैयार रहता होगा, आखिर पूरा परिवार एक साथ रहता है, दोनों बहुएं सेवा में हाजिर रहती है, पर यहाँ वैसे उम्मीद करना ये तो गलत है। सुहानी कुछ कहना भी चाहती तो मम्मी पापा ने मना कर देते। खैर खाना होने के बाद अभी थोड़ी देर बैठे ही थे कि नीरज ने जाने की जिद पकड़ ली। पापा मुनहार करने लगे, बेटा कुछ देर तो रुक जाओ, आज तो वैसे भी तुम्हारा संडे है। पर काम का बहाना कर नीरज ने वहाँ से विदा ले ली। भारी मन से सुहानी नीरज के साथ वापस ससुराल आ गई। उन दोनों को इतनी जल्दी आया हुआ देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम तो रात को आने वाले थे ना? अरे मम्मी, इसकी मम्मी पापा को दामाद की आओ भगत करना तो आता नहीं है, वही सब्जी रोटी बनाकर पकड़ा देते हैं। यह तो मुझे यहाँ पर ही मिल जाता है तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता है वहाँ पर। सासू माँ ने सुहानी की तरफ देखा तो वो निगाहें नीचे कर अपने कमरे में चली गई, पर नीरज ने अपना बोलना बदस्तूर जारी रखा। अरे हमारे यहाँ देखो, जब भी जीजाजी आते हैं तो कैसे सब उनकी सेवा में लग जाते हैं, कितने तरह के पकवान बना देते हैं और मिठाइयाँ, उनके तो कहने ही क्या। जबकि मेरे ससुराल में क्या बनाया, पनीर की सब्जी, दाल और रायता, वो भी बूंदी का जो मैं खाता नहीं, और मिठाई भी खाना खा रहे थे उस समय ससुर जी लेकर आए। बाप रे, मैं तो अगली बार से सुहानी को सुबह छोड़ आऊँगा और शाम को ले आऊँगा, जैसे तेरी इच्छा बेटा। जा तू आराम कर, वैसे भी आओ भगत करना हर किसी के बस की बात नहीं। सासू माँ ने भी नीरज को समझाने की जगह आग में घी डालने का काम ही किया। यह बात रसोई में काम करती हुई बड़ी बहू भी सुन रही थी। उसे सुहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। नीरज शुरू से ही बरबोला है, काव्या के साथ भी एक दो बार ऐसी हरकतें कर चुका था। जब वो अपने बड़े भाई भाभी के साथ उनके मायके गया था, तब भी घर आकर उसने काव्या के मायके वालों की मेहमान नवाजी पर प्रश्न उठा दिए थे। वो तो नीरज के बड़े भाई अनुज समझदार थे, इसलिए बात ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं, पर खुद के ससुराल में भी यही हरकतें। काव्या सुहानी के पास गई और उसे समझा बुझाकर रसोई में ले आई। बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद ननद प्रीति और उसके पति राजन का आना हुआ। उन्हें देखकर नीरज बड़ा खुश हुआ और सुहानी से बोला, अब देखना मेहमान नवाजी किसे कहते हैं, अब पता चलेगा तुम्हें। मेरी बात सुनकर तो पूरा मुंह फूल जाता है तुम्हारा। सुहानी को नीरज की बात का बहुत बुरा लगा। उसने यह बात काव्या को बताई तो काव्या ने कहा, फिक्र मत करो देवरानी जी, अब पता चलने ही दो, आखिर हम भी तो देखें मेहमान नवाजी किसे कहते हैं। कहकर काव्या ने सुहानी की तरफ देखा और बस दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुरा कर रह गई। अभी दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खड़ी होकर बातें कर ही रही थी कि इतने में सासू माँ रसोई में आई। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? बाहर देखो, दामाद जी और प्रीति आए हैं, एक बार बाहर आकर उन्हें प्रणाम तो कर लो।
और फिर जल्दी जल्दी चाय नाश्ते की तैयारी करो। आखिर सुहानी और काव्या दोनों रसोई से निकलकर बाहर आई। जीजाजी और प्रीति को प्रणाम कर दोनों के हाल चाल पूछने के बाद दोनों ने रसोई का रुख किया। लेकिन तभी राजन जी ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी मुझे अभी आधे घंटे में ही अपनी ज़रूरी मीटिंग के लिए रवाना होना है, तो प्लीज़ नाश्ता थोड़ा जल्दी तैयार करवा दीजिए। सासू माँ ने दोनों बहुओं की तरफ देखा। दोनों समझ गई कि सासू माँ क्या कहना चाहती है, इसलिए दोनों ने आश्वासन दिया और रसोई में आ गई और लग गई दोनों नाश्ता बनाने। इतने में सासू माँ रसोई में आई। कुछ ढंग का नाश्ता बनाना, हमारे यहाँ दामाद को यूं सूखा सूखा नहीं रखा जाता। पर मम्मी जी इतनी जल्दी क्या ढंग का बनेगा, पोहे बना लेते हैं और बाहर से जलेबी मंगवा लीजिए। अरे दामाद जी आज इतने दिनों बाद आए हैं तो बाहर से क्यों मंगवाएंगे, घर में ही बनाएंगे। पर जीजाजी को तो अपनी अर्जेंट मीटिंग में जाना है, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि, और इस तरह अचानक आए हैं तो कोई तैयारी भी नहीं है। आप कहो तो बेसन की पकौड़ी या चीले बना देती हूँ। नहीं नहीं, 1 मिनट रुको, मैं नीरज को ही बोल देती हूँ, वो बाहर से नाश्ता ले आएगा। तुम ये पोहे पकौड़ी रहने ही दो। सासू माँ ने नीरज को बुलाकर बाहर से नाश्ता लाने के लिए कहा तो नीरज ने कहा, अरे मम्मी घर में 2 बहू हैं, फिर भी नाश्ता बाहर से आएगा क्या? अरे तो घर में क्या हर चीज़ पहले से तैयार ही रहती है? तेरे जीजाजी इतनी जल्दी कर रहे हैं कि इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बन पाएगा। नीरज ने सुहानी की तरफ देखा जो शायद मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर नीरज छुप गया और चुपचाप बाहर से नाश्ता लाने निकल गया। लेकिन इन सब बातचीत में ही 10-15 मिनट निकल गए। जब तक नीरज घर आया, जीजाजी अपनी मीटिंग के लिए रवाना हो चुके थे। उसे देखते ही प्रीति बोली, क्या भाई थोड़ा जल्दी ही आ जाता, देख तेरे जीजाजी भूखे ही मीटिंग के लिए निकल गए। पर दीदी हर चीज़ में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। हाँ पर तेरे जीजाजी नहीं समझते तो मैं क्या करूँ। खैर कोई बात नहीं, भाभी आप मेरा और मम्मी का तो नाश्ता लगा दो, प्रीति ने कहा। तो काव्या सबके लिए ही नाश्ता लगाकर ले आई और सब ने मिलकर नाश्ता किया। तभी सासू माँ ने कहा, दोपहर में कुछ ढंग का खाना बना लेना, बेचारे दामाद जी भूखे ही गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो दोपहर का खाना घर पर ही खाएंगे। वैसे भी उन्हें बाहर का पचता नहीं है। सासू माँ की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी मुस्कुराने लगी। काव्या ने कहा, मम्मी जी क्या बनाना है आप तो मुझे ही बता दीजिए। सुहानी तो रसोई में जाने से रही, वो महीने से हो गई है। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लेना, तुम्हें तो वैसे भी दामाद जी की पसंद पता है, कहकर सासू माँ प्रीति से बात करने लगी। सुनकर काव्या ने सुहानी की तरफ देखा तो सुहानी ने उसे इशारा किया और रसोई में काम करने चली गई। पर ये क्या, थोड़ी देर बाद अचानक काव्या की जोर से आवाज़ आई, उई माँ मर गई मैं तो। आवाज़ सुनकर सासू माँ और प्रीति रसोई में दौड़ी चली आई। देखा तो काव्या जमीन पर पड़ी हुई थी। अरे क्या हुआ तुझे, भली चंगी तो रसोई में आई थी। मम्मी जी पैर स्लिप हो गया। हाय मेरा पैर, मेरी कमर। जैसे तैसे दोनों माँ बेटी काव्या को सहारा देकर
कमरे तक छोड़ गई और सुहानी को बोल गई, सुहानी जरा इसके पैर और कमर पर आयोडेक्स मल देना, तब तक हम खाने की तैयारी करते हैं। दोनों माँ बेटी रसोई में चल दी। इधर सुहानी आयोडेक्स लेकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर काव्या के पास आकर बैठ गई। दोनों की हंसी रुक ही नहीं रही थी, लेकिन करते भी क्या, आखिरकार बताना जरूरी था कि बहुओं के दम पर दूसरों की मेहमान नवाजी करना बहुत आसान होता है। खैर दोपहर में दामाद जी घर पर आए, तब तक नीरज भी घर पर आ चुका था। दोनों जीजा साले साथ में ही खाना खाने बैठे। इतने में प्रीति ने राजन जी और नीरज को खाना परोसा। खाने को देखकर एक बार तो नीरज का चेहरा भी बन गया। खाने में दाल चावल रोटी, भिंडी की सब्जी और बूंदी का रायता था। वही मीठे में सूजी का हलवा था। नीरज कुछ कहता है इससे पहले ही राजन जी बोले, अरे मैं यह भिंडी की सब्जी तो खाता नहीं हूँ। आज लगता है काव्या यह बात भूल गई। कहते हुए राजन जी ने भिंडी की सब्जी एक कटोरी में अलग निकाल दी। अरे काव्या भाभी को चोट लग गई और सुहानी भाभी रसोई में जा नहीं सकती थी, इसी कारण से मम्मी ने खाना बनाया है। आज एक दिन भिंडी की सब्जी खा लो ना। प्रीति ने धीरे से कहा, देखो पहली चीज़ तो मैं भिंडी की सब्जी खाता नहीं हूँ। तुम्हें पता था तो तुम्हें बनवानी ही नहीं चाहिए थी। दूसरा, ये क्या सूजी का हलवा बना के रख दिया। मुझे इतना मीठा पसंद नहीं, इसे भी निकाल दो, राजन ने कहा। सुनकर प्रीति ने थोड़ी तल्खी से राजन जी से कहा, पति देव, मेरा मायका आपका ससुराल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं जहां सब कुछ आपके मन मुताबिक ऑर्डर करो और मिल जाए। सामने वाले की परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। माँ ने बुजुर्ग होते हुए भी कितने प्यार से आपके लिए खाना बनाया है, और वो कोई आज के ज़माने की मिठाइयाँ तो बनाना जानती नहीं है। मुझसे भी ज़्यादा मदद नहीं ली। माँ ने बाहर से भी ऑर्डर करने से मना कर दिया कि आज तो दामाद जी को मैं अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। और आप हैं कि प्रीति के इतना कहते ही राजन जी चुपचाप खाना खाने लगे। हालांकि राजन और प्रीति धीरे धीरे बात कर रहे थे, लेकिन नीरज तो पास ही में बैठा हुआ था। उसे तो सब सुनाई दे रहा था, लेकिन उसने ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि जीजा जी नाराज ना हो जाए। वह चुपचाप खाना खा रहा था। आज उसने अपनी थाली में से बूंदी का रायता भी नहीं निकाला। सुहानी यह सब देख रही थी और नीरज उससे निगाहें नहीं मिला पा रहा था। दोस्तों, कोई भी दामाद हो इतना राजशाही नहीं दिखाना चाहिए। ससुराल वाले की परिस्थिति को भी देखना चाहिए। सुहानी ने अपनी पति को सबक सिखाकर बहुत अच्छा किया, ताकि दूसरी बार अपनी ससुराल वालों पर हंस ना सके। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।